हेलो स्टूडेंट, अभी भी हम लोग मेथड ऑफ साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा मेथड है केस स्टडी, जीवन व्रत अध्ययन। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि केस स्टडी मेथड में किस तरह से अध्ययन करते हैं, किन पर करते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अब केस स्टडी मेथड क्या है? तो इस विधि द्वारा जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि केस स्टडी पूरी लाइफ की उसके लेखा जोखा प्रस्तुत करने का एक अध्ययन का तरीका है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति का गहन व विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का, एक संस्था हो सकती है, ठीक है, एक समाज कोई हो सकता है, एक इकाई हो सकती है, उसका अध्ययन किया जाता है। और जो ये अध्ययन होता है ये बहुत गहन और विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है उसके बारे में, उसके जन्म से लेकर जब तक की स्टडी का अध्ययन कर, जब जितना बड़ा हो चुका है उस समय तक के पीरियड का हर पहलू का अध्ययन करा जाता है इसमें। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग टाइडमैन ने किया था। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी मेथड है इसका सबसे पहले प्रयोग ये लाए थे टाइडमैन। ठीक है, तो जैसे शारीरिक परीक्षण, मनोचिकित्सीय परीक्षण, सामाजिक रिपोर्ट, ठीक है, शारीरिक परीक्षण, मनोचिकित्सीय परीक्षण और सामाजिक रिपोर्ट आदि, इनका अध्ययन हम केस करने के लिए केस स्टडी मेथड का यूज करते हैं। जैसे हर तरह के अध्ययन में, अलग अलग टाइप के अध्ययन में हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं ना, तो वैसे ही केस स्टडी मेथड भी हम लोग अलग अलग तरह के, जब हमको जिस चीज में जिस स्टडी की जरूरत, विधि की जरूरत होती है उसका यूज करते हैं। ये विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिस समस्या के लिए जौन सी विधि सुटेबल होती है उस विधि का हम प्रयोग करके उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी मेथड को और भी नामों से जाना जाता है। उसको केस स्टडी, अगर आपके सामने कोई और नाम आ जाए, केस स्टडी ना लिखा हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसका हिंदी नाम क्या है? जीवन व्रत अध्ययन, जीवन का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? जीवन इतिहास, यानी कि लाइफ की हिस्ट्री, पास्ट के बारे में जानना। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या? वैयक्तिक अध्ययन विधि, यानी कि व्यक्ति के बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना और स्टडी करने का एक तरीका, एक मेथड। वैयक्तिक नैदानिक विधि, नैदानिक विधि से मतलब किसी व्यक्ति की पर्सनल कोई समस्या है तो उसके बारे में कोई क्लिनिकल जो मेथड होते हैं उसमें ये केस स्टडी मेथड यूज किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम लेकर, है ना, या कोई बच्चे को लेकर जाता है कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं सही से करता है, या इसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, या कोई पर्सनल कुछ भी हो सकती है, तो वो जो साइकेट्रिस्ट है फिर वो केस स्टडी मेथड यूज करता है उसकी ट्रीटमेंट में, नैदानिक यानी क्लिनिकल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि तो अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग ने एक डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने क्या कहा है? वैयक्तिक अध्ययन, वैयक्तिक अध्ययन, उन्होंने क्या कहा? वैयक्तिक अध्ययन यानी कि केस स्टडी मेथड किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, अगर एक परिवार की भी कभी कोई समस्या है, पर्सनली कोई एक परिवार है, कोई अलग तरह का व्यवहार कर रहा है, तो उस परिवार के बारे में केस स्टडी करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री और पुराना पास्ट जानते हैं। ठीक है, पारिवारिक, परिवार, संस्था, कोई संस्था हो सकती है, सांस्कृतिक वर्ग हो सकता है, अथवा समस्त जाति हो सकती है, के जीवन के अनुसंधान व उसकी विवेचना करने की पद्धति को कहते हैं। तो केस स्टडी किसे कहते हैं? किसी एक सामाजिक इकाई, किसी भी, वो सामाजिक इकाई एक होती है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक परिवार भी हो सकता है, कोई एक संस्था भी हो सकती है,
ठीक है, एक सांस्कृतिक वर्ग भी हो सकता है या एक कोई जाति भी हो सकती है। तो उनके जीवन के अनुसंधान में उसकी विवेचना करने की पद्धति को कहते हैं। तो इंग्लिश में भी डेफिनेशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, केस स्टडी रिफर्स टू द मेथड ऑफ रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ अ सोशल एंटिटी। ठीक है, whether it is an individual, family, institution, a cultural class or an entire caste। ठीक, तो whether ये या एक इंडिविजुअल फैमिली हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कल्चरल क्लास हो सकता है और एन एंटायर कास्ट हो सकती है। तो ये पीवी यंग ने इसकी डेफिनेशन दी है। अब हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि की विशेषताएं क्या होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें क्या होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति का या एक समाज का या एक संस्था का गहन, विस्तृत और सूक्ष्मतम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक समय में एक व्यक्ति का गहन, विस्तृत, सूक्ष्मतम तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। और इसमें दूसरी विशेषता क्या है, सामान्यतः ऐसे अध्ययन का स्वरूप गंभीर व विषम होता है। तो व्यक्तिगत स्टडी, जो केस स्टडी मेथड हम कब यूज करते हैं, जब कोई समस्या ऐसी हो जिसका अध्ययन का स्वरूप गंभीर हो और विषम यानी कि कठिन हो। ठीक है, तो तब हम केस स्टडी मेथड यूज करते हैं। प्रत्येक का क्रमबद्ध व वस्तुपरक अध्ययन किया जाता है। जब हम केस स्टडी मेथड यूज करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, कि स्टार्टिंग से देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग में उसकी लाइफ कैसी थी, वो क्या व्यवहार करता था, किस तरह की एक्टिविटीज करता था। तो उसका एक क्रमबद्ध स्टार्टिंग से शुरू होके एक स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्टिंग ले लिया फिर लास्ट पॉइंट ले लिया, अभी का देख लिया, शुरू से बराबर देखते हुए क्रमबद्ध व वस्तुपरक अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक का बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। बहुपक्षीय यानी कि उसके एक ही चीज के से रिलेटेड अध्ययन नहीं किया जाता है कि पढ़ाई से रिलेटेड कर लिया गया, उसके और भी सारे पक्ष देखे जाते हैं कि वो खेल में कैसा था, सामाजिक रूप से कैसा है, कैसा व्यवहार करता रहा है, लोगों के साथ किस तरह से घुलता मिलता था, किस तरह का व्यवहार करता था, या और उसकी एक्टिविटी किस एज में उसकी क्या प्रोग्रेस हुई, कब वो किस तरह का व्यवहार कर रहा था, अगर छोटा बच्चा है तो किस क्लास में वो पढ़ाई में कैसा था, दोस्तों के साथ कैसा रहता था, घर में किस तरह का व्यवहार करता था, स्कूल में कैसा रहता था। तो बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है, सभी पक्षों का, बहुत सारे पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब शिक्षा से संबंधित भी, खेल से संबंधित भी, उसकी हॉबी से रिलेटेड भी, और उसके सोशल रिलेशन कैसे हैं, सारे पक्ष देखे जाते हैं केस स्टडी मेथड में। ठीक है, अध्ययन पद्धति में सूचनाएं कहाँ से लेते हैं, जो हम स्टडी करते हैं तो बहुपक्षीय अध्ययन करते हैं तो हम सूचनाएं कहाँ से ले लेते हैं, उस व्यक्ति से ही पूछते कैसे क्या करते हैं ना, तो ये देखेंगे। इसमें सूचना एकत्रित करने के निम्नलिखित स्रोत हैं। तो कहाँ से हम ये सारी उसके लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम स्टडी कैसे करते हैं। तो एक नंबर एक कौन से होते हैं, प्राथमिक सामग्री। प्राथमिक सामग्री में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर वह उस अध्ययन क्षेत्र में जाता है और साक्षात्कार, निरीक्षण तथा अनुसूची के माध्यम से सामग्री एकत्रित करता है। तो उसी अध्ययन क्षेत्र में, जैसे मान लो फैमिली में है तो फैमिली में जाएगा तो वहाँ के फैमिली मेंबर्स का साक्षात्कार लेगा, इंटरव्यू लेगा, निरीक्षण करेगा, जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहा है उसके व्यवहार का निरीक्षण द्वारा, और तथा अनुसूची के माध्यम से सामग्री कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं ना। ठीक, उसके बारे में जानकारियां एकत्र करते हैं। तो दूसरा क्या है, द्वितीयक सामग्री। तो इसके अंतर्गत क्या होता है,
लिखित तथा प्रकाशित सामग्री इसके निम्नलिखित स्रोत हैं। लिखित और प्रकाशित सामग्री आती है। तो इसमें क्या होता है, नंबर 1 जीवनी, उसकी जीवनी देखते हैं, पास्ट देखते हैं, फोटोज देखते हैं, उसकी फैमिली में जो एल्बम होते हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स के रिलेटेड एल्बम्स, फोटो, वंशावली, इनसे हम मतलब सामग्री एकत्र करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं कि पहले फोटोज में क्या क्या था, क्या किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित होता है ना। इसके बाद आता है डायरिया। तो बच्चों की स्टडी करने में तो डायरियां बच्चे तो लिखते नहीं है, लेकिन जब बड़ों की केस स्टडी होती है तो अगर कोई डायरी होती है तो उसके माध्यम से हम सामग्री एकत्र करते हैं। कोई पत्र लिखे हुए होते हैं, आत्मकथाएं लिखी हुई है उसकी होती हैं, तो इनके माध्यम से हम सामग्री एकत्र करते हैं अध्ययन के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है प्रमाण पत्र और पुरस्कार। तो पहले जिससे कोई एग्जाम दिए हैं किसी क्लास के, उसके प्रमाण पत्र देखते हैं, उसको कैसे पुरस्कार मिले हैं, पहले उसको क्या मिला है, किस तरह के उसने परफॉर्मेंस किसी चीज में करी है, आदि से हम देखते हैं और उनको स्टडी मटेरियल के रूप में यूज करते हैं कि अगर उसको बहुत पुरस्कार मिले तो पहले बहुत अच्छा था, इस या किसी खेल में इंटरेस्टेड था तो किस चीज से रिलेटेड पुरस्कार थे, ये पुरस्कार उसको किस चीज के लिए मिले हैं ना। इस तरह से हम लोग सामग्री एकत्र करते हैं। अब आता है व्यक्तिगत अध्ययन विधि की आधारभूत धारणाएं क्या हैं, कि इसको हम करते क्यों हैं। घटना के विभिन्न अंगों में कार्य कारण संबंध होता है। ठीक है। कोई भी जो घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई कार्य कारण, कोई कारण संबंध होता है ना। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग असमान व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन में अत्यधिक उपयुक्त रहता है। इस विधि का उपयोग सामान्य व्यक्तियों पे भी किया जाता है और असामान्य व्यक्तियों पर भी किया जाता है। ठीक है। और इस विधि के द्वारा हम बाल अपराधी, अपराधी, मन स्नायु विकृति से ग्रसित लोगों के व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए यह विधि उपयुक्त रहती है। जो बाल अपराधी होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए कि वह बाल अपराधी बना कैसे, तो उसकी केस स्टडी करते हैं ना, कि किस तरह से घटनाएं, क्या शुरुआत से ऐसा था कि कोई चेंज हुआ, कि उसकी फैमिली में कोई ऐसा है तो अपराधी कैसे बना, या मन स्नायु विकृति, एक तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स जो ये होते हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए भी केस स्टडी मेथड यूज करना पड़ता है, कि उनकी केस स्टडी देखनी पड़ती है कि पास्ट में वो कैसे थे, कैसे कैसे उनके अंदर ये चेंज आए, किस तरह से वह इस डिसऑर्डर के से ग्रसित हुए। ठीक है। तो उन लोगों के व्यवहारों का विश्लेषण करने के लिए हम इस विधि केस स्टडी मेथड का यूज करते हैं उनके लिए, तब यह विधि बहुत उपयोगी रहती है, उपयुक्त रहती है। ठीक है। अब इस विधि में भी और विधियों की तरह से गुण और दोष हैं। तो वो क्या है, जैसे और विधियों में गुण और दोष होते हैं तो हर मेथड में कुछ ना कुछ गुण और दोष जरूर होते हैं। तो गुण क्या है पहले देख लेते हैं। इस विधि का उपयोग सामान्य तथा असामान्य, ठीक है, नॉर्मल तथा एबनॉर्मल दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर किया जा सकता है। ठीक है। इस विधि का यूज सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर किया जाता है। दूसरा क्या गुण है, सामान्यीकरण सरलता से किया जा सकता है। तीसरा क्या है, वैध उपकल्पनाओं का निर्माण कर वैज्ञानिक अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। इस विधि का यूज करके केस स्टडी मेथड से वैध उपकल्पनाओं का निर्माण कर वैज्ञानिक अध्ययन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। नंबर 4 क्या है, समस्या के संबंध में, जैसे कोई भी समस्या है किसी व्यक्ति की या समाज की, हम विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है जब हम केस स्टडी मेथड यूज करते हैं, इससे किसी का अध्ययन करते हैं तो उस समस्या से रिलेटेड हमको विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस तरह से इसके ये गुण है। इसके अलावा इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे हर विधि में दोष भी होते हैं तो इसमें भी कुछ दोष है। नंबर 1 क्या है, परिणामों की विश्वसनीयता की जांच
सरलता से नहीं की जा सकती। जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनकी विश्वसनीयता की जांच हम सरलता से नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और दूसरा ये नहीं हम जान सकते कि जो व्यक्ति हमको जो उत्तर बता रहा है वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि जब हम केस स्टडी मेथड तो बहुत सी बातें फैमिली वाले छिपा लेते हैं, या जिस व्यक्ति के बारे में फैमिली या जिससे भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो व्यक्ति नहीं बता सकता, तो वो पहलू छिप जाते हैं, जिसके कारण विश्वसनीयता की उतनी विश्वसनीयता प्राप्त नहीं हो पाती है। अब क्या है, नियंत्रण के अभाव में यह विधि और वैज्ञानिक नियंत्रण का अभाव रहता है इस विधि में, ठीक है। इस कारण से यह विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए यह विधि वैज्ञानिक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो नियंत्रण का अभाव रहता है। नियंत्रण का अभाव इस तरह से रहता है कि हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वह तथ्य बिल्कुल सही हो, या जो हमको वो जिस व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी मिल रही है उसको हम सही से बिल्कुल सही हमको जानकारी दे रहा है, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है। हम उस पर इस तरह का कंट्रोल भी नहीं लगा सकते हैं कि हमको बिल्कुल सही जानकारी ही मिले। हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते उन परिस्थितियों को, और हर व्यक्ति के पास कुछ व्यक्तियों से हम नई इन्फॉर्मेशन ले भी नहीं पाते हैं, बहुत से व्यक्ति छूट भी जाते हैं। तो इस बहुत सी कमियों के कारण यह विधि वैज्ञानिक भी नहीं मानी गई। इसमें प्रदत्त संकलन के समय पक्षपात की संभावना होती है। जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो पक्षपात की भी संभावना होती है कि बहुत से पहलू छोड़ देते हैं, इसलिए कि बहुत दिनों तक हम उस व्यक्ति से जो केस स्टडी कर रहा है उनकी फैमिली से जुड़ने के कारण या उनकी कोई बात छिपा लेता है तो उसमें पक्षपात की संभावना आ जाती है, ठीक है। इस तरह से इस विधि के कुछ दोष भी हैं, और इस तरह से हमारी ये केस स्टडी मेथड कंप्लीट होता है। थैंक यू।